नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट शांतनु याची एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। दोस्तों, हर बार की तरह एक बार पुनः निवेदन है आपसे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ऊपर हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमारे डिटेल्स दिए हुए हैं। आप हमसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, किसी भी तरह की राय जानकारी सलाह ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, इन वीडियोस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपसे बात करते हैं पिता का पुत्र का पिता की संपत्ति पर क्या अधिकार होता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, एक पुत्र अपने पिता की संपत्ति पे क्या अधिकार रखता है। चलिए दोस्तों, बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत ये वेल सेटल्ड लॉ है कि अगर मान लीजिए किसी भी तरह की प्रॉपर्टी आप क्लेम करना चाहते हैं सक्सेशन के अंडर में अपने पिता की संपत्ति को लेके, दादाजी की संपत्ति को, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत ही वो लॉज वो गवर्न होंगे। पिता की संपत्ति है दोस्तों, उसमें फर्स्ट राइट हमेशा ही बेटे या बेटी का होता है, जिसे हम फर्स्ट हेयर भी कहते हैं। फर्स्ट हेयर, जी हाँ दोस्तों, सही कहा, मतलब पहला दर्जा दिया जाता है बेटे या बेटी को। मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी का हम डिवीजन चाह रहे हैं, तो किसी भी प्रॉपर्टी का डिवीजन हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत दो कैटेगरीज में हो सकता है। पहला एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के तहत, दूसरा सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के तहत। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी दोस्तों क्या होती है? जो कि पैतृक संपत्ति में हम कहते हैं सदियों पीढ़ियों से चली आ रही हो, चाहे वो चल हो चाहे वो अचल हो। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी स्व अर्जित प्रॉपर्टी दोस्तों, जो कि आपके पिताजी ने खुद की कमाई से प्रॉपर्टी बनाई हो, चाहे वो चल हो चाहे वो अचल हो। चल संपत्ति क्या हो दोस्तों? चल असंपत्ति, जैसे कि मैं आपको बता दूं, गाड़ी है, चल सकती है, वो चल संपत्ति हो गई। अचल संपत्ति कुछ भी हो सकती है दोस्तों, जैसे कि घर हो गया, मकान हो गई, दुकान हो गई, जमीन हो गई, कोई प्लॉट है या खेती बाड़ी है, ये सारी अचल संपत्ति की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, स्व अर्जित प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है और उसमें क्या आप क्लेम कर सकते हैं कि नहीं। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी समझने के लिए आपका यह जानना जरूरी है कि वो होती क्या है। जीवन भर मेहनत करके आपके पिताजी ने खुद कुछ कमाया, खुद कुछ प्रॉपर्टी, कहीं जॉब करते थे, मेहनत करके उन्होंने पैसे जोड़ते हुए किसी प्रॉपर्टी का निर्माण किया, उस मकान को, उस घर को, गाड़ी को खरीदा, बनाया। यह होती है स्व अर्जित प्रॉपर्टी। दूसरी होती है दोस्तों एंसेस्टर हेरिडिटी प्रॉपर्टी, जिसे हम पैतृक संपत्ति भी कहते हैं, जो वंशानुगत तरीके से चली आ रही है। इसमें याद रखने वाली बात दोस्तों ये है कि वंशानुगत प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति जिसे आप क्लेम कर रहे हैं, अगर उसमें के तहत आप अपना कुछ हिस्सा चाहते हैं, क्लेम करना चाहते हैं, तो उसमें पीढ़ियों को देखा जाता है और कम से कम 4 पीढ़ियों को देखा जाता है। 4 पीढ़ियां कैसे? जैसे कि मैं आपको उदाहरण देते हुए समझाता हूं। मैं खुद, मेरे पिताजी के पिताजी यानी कि मेरे दादाजी, और मेरे पिताजी के दादाजी यानी मेरे परदादाजी, 4 पीढ़ियों की बात करी मैंने दोस्तों आपसे। जो संपत्ति पीढ़ियों से चली आ रही है, इस संपत्ति पर बेटे का जन्म से अधिकार होता है। जी हाँ दोस्तों, हिंदू सक्सेशन के हिसाब से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो जो बेटा जन्म हुआ है उसका जन्म से ही अधिकार होता है। अब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के क्या क्राइटेरिया होते हैं मैं आपको बताता हूं। 2 क्राइटेरिया में आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो कि हेरिडिटी प्रॉपर्टी या पैतृक संपत्ति भी जिसको हम कहते हैं, इसको 2 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं 2 क्राइटेरिया के तहत। याद रखने वाली बात होती है, ऐसी संपत्ति जो कि पीढ़ियों से चली आ रही है और उस संपत्ति पर बेटे का जन्म से अधिकार होना। ये 2 कैटेगरीज आपको याद रखने की, 2 क्राइटेरिया याद रखने का बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर मान लीजिए आपके दादाजी, मेरे दादाजी यानी कि मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे पिताजी को कोई संपत्ति, मान लीजिए प्रॉपर्टी जो है वो दान में दे दी, दान माने गिफ्ट में, तो दोस्तों ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, पैतृक संपत्ति की दायरे में नहीं आती है। ये मेरे पिताजी की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी, जिस पर मैं क्लेम नहीं कर सकता हूं। जी हाँ, अगर मान लीजिए आप, मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को गिफ्ट के रूप में कोई प्रॉपर्टी का दान दे दिया जो कि एंसेस्टर पैतृक संपत्ति थी, उस पर मैं क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरे पिताजी की, मान लीजिए सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में की श्रेणी में आ जाएगी। फिर वह मेरे पिताजी के पावर होगा, उनका डिस्क्रिशन, उनका विवेक होगा, वो संपत्ति मुझे वो देना चाहते हैं या नहीं। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि सन, जो बेटा है, वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में अपने पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को कभी भी क्लेम नहीं कर सकता, हक नहीं मांग सकता। उसमें एक ऑप्शन, एक जो एक्सेप्शन केस आता है दोस्तों, वो ये आता है कि अगर मान लीजिए कोई पिता ने हंसते हुए विल बनाकर, गिफ्ट बनाकर, वसीयत बनाकर अगर अपने बेटे के नाम पे उस संपत्ति को
ट्रांसफर कर दिया है, उस माध्यम से उस संपत्ति को दे दिया है, तो यह संपत्ति आपके पक्ष में आ जाएगी और आपके पास रहेगी। अब हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत अगर मान लीजिए कोई स्टेप सन या स्टेप डॉटर है, आपका सौतेला भाई या सौतेली बहन आ गई है, ये क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये सेकंड ईयर की कैटेगरी में आ जाएंगे। ऐसे व्यक्ति, ऐसे बच्चे या तो जिन्हें गोद लिया है, या मान लीजिए आपके पिता ने या पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी से उत्पन्न बच्चे हैं, तो ये आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए पैतृक संपत्ति तो के अलावा अगर मान लीजिए सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और आपके पिताजी आपके स्टेप सन या स्टेप डॉटर के लिए वसीयत में उनका नाम लिख के वो प्रॉपर्टी उनके नाम पे कर जाते हैं, तो आप उनसे क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि यह आपके पिताजी की स्वआर्जित प्रॉपर्टी थी। अब याद रखने वाली बात दोस्तों ये है, बड़ा ही स्पेशल, बड़ा ही मजेदार कानून 2005 के बाद से इंप्लीमेंट हुआ था। बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या बेटियां क्लेम कर सकती हैं? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, 2005 के बाद से जो कानून में अमेंडमेंट आया है उसके तहत बेटे को और बेटी को दोनों को समान अधिकार दे दिए गए हैं। यानी कि छोटे और आसान शब्दों में आपको कहूं कि जो हक, जो राइट बेटे का प्रॉपर्टी में होता है, वही सेम राइट बेटी का भी प्रॉपर्टी में होता है। यानी बेटी भी पिताजी की संपत्ति पे, अपने पूर्वजों की संपत्ति पे अब क्लेम कर सकती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारी ये जानकारी, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा। हर बार की तरह दोस्तों जो आप अपना कीमती समय हमको देते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।